नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन। 2 दिन का समय लग गया, 2 दिन लेट वीडियो आया। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इस वजह से देखिए ग्लूकोज़ भी चढ़ाना पड़ा मेरे को और मैं कुछ समय तक हॉस्पिटल में भी रहा, तो इस वजह से क्लासेस लेट हो गई हैं। तो डोंट वरी, अब कंटिन्यू आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन। हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे मियोसिस डिवीजन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? अर्धसूत्री विभाजन। तो आज थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। एक वीडियो के नीचे कमेंट आया हुआ था, उस कमेंट में वो बच्चा बोल रहा था कि सर मेरे को सब लोग परेशान करते हैं, सब लोग मेरे को उल्टा सीधा बोलते हैं, लगता है मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये कमेंट था और जस्ट मैंने सुबह सुबह अभी करीब 20 मिनट पहले मैंने उस कमेंट को पढ़ लिया। तो मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से उस बच्चे को इन्फॉर्म कर दूं कि यार जो भी कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचता है, ठीक है, क्योंकि तुमको रियलिटी तुम्हारी तुम्हें पता है। ठीक है, तुम कितने गहरे पानी में हो, तुम क्या कर सकते हो, ये तुम्हें खुद को पता होना चाहिए। और नो डाउट वो पता भी है आप सभी लोगों को। अब दूसरा व्यक्ति आपके बारे में बोलता है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, क्या उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो साफ से ये बोल रहा है कि भाई ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो ये कहना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, इसका मतलब ये याद रखना कि आप अच्छे हो, बुरा वो है जो आपके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी कोई भी आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, कुछ भी बोले ना, तो हताश और परेशान मत होना। बस ये सोचना यही रियलिटी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बारे में गहराई से तुम्हें कौन जान सकता है? बताओ। एक एक कमियों के बारे में, एक एक अच्छाइयों के बारे में तुम्हारी खुद की किसको पता है? बताओ, किसको पता है? तुमको ही पता है ना, और तो किसी को पता नहीं है। जब और किसी को पता नहीं है तो कोई तुम्हारे बारे में कैसे सोच लेगा, कोई तुम्हारे बारे में कैसे सही बता देगा? वो तो उल्टा सीधा बोलता रहेगा। वो जैसा है, देखो, जैसे लोग होते हैं वैसे ही वो बोलते हैं। ठीक है, यदि आपके आसपास आपके इन्वायरमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत टॉर्चर करता हो, परेशान करता हो, डीमोटिवेट करता हो, तो याद रखना वो अपनी जिंदगी से बहुत उदास है, बहुत डीमोटिवेटेड है। वो भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान उसकी जिंदगी में मोटिवेशन लाओ। ठीक है, अभी तक पहले देखो, जैसे मैं भी था, जब मैं 11th 12th पास आउट हुआ था, उसके बाद से जब मैंने अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट किया, तो उसके बाद से बहुत से लोगों ने मेरे को उल्टा सीधा बोला, क्या कर रहा है फालतू का, उल्टा सीधा ये है वो है ना। और अभी भी नो डाउट कुछ लोग बोल देते हैं, है ना, रैंडम कहीं गया हुआ मैं बोल देते कि अरे तेरे से नहीं हो पाएगा ये वो, है ना। तो अभी आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले मैं कोटा गया था, जब मैं कोटा से वापस आया तो सारी चीज़ें फिर, है ना, सही से चलाया। फिर लोगों ने आकर के बोला कि भाई नहीं होगा तेरे से, क्या फालतू का कर रहा है। लेकिन यार मेरी रियलिटी, मेरे को पता है मेरे से क्या होगा, है ना। वो आप बता रहे हो कि आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप मेरे को बोल रहे हो। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को संकेत भी दे दिया कि आपसे कुछ नहीं हो रहा है, इस वजह से आप मेरे बारे में बोल रहे हो कि भाई अमन तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, इधर उधर घूमेगा। घूमने दो ना, आप घूम रहे हो इसलिए मेरे को बोल रहे हो, है ना। तो इसलिए कभी भी कोई भी आपको कुछ भी बोले ना, तो याद रखना वो उसकी थॉट प्रोसेस है, वो उसके विचार हैं, आपकी नहीं। आपके अपने विचार को इसलिए अच्छा करो। ठीक है, जितनी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ला सकते हो उतनी पॉजिटिव एनर्जी लाओ, पॉजिटिव थॉट्स को रखो, निगेटिव थॉट्स को कभी आने ही ना दो भाई। अगर वो आ भी जाए ना गलती से, तो उनको भगा दो, है ना। एक डंडा ले लो, उस डंडे से मार मार के भगा दो उन निगेटिव थॉट्स को।
है ना। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा खुश रहो। कुछ दिन बाद देखोगे कि एक ऐसा मेंटल स्टेज तुम्हारा डेवलप हो जाएगा कि तुम कहीं पर भी रहोगे ना, किसी लोगों के बीच में भी, वहां तुम पॉजिटिव एनर्जी बिखेर रहे होगे। और जब तुम पॉजिटिव एनर्जी बिखेरते हो ना, तो लोग आकर के तुमसे जुड़ना पसंद करते हैं। ठीक है, लोग तुमसे बात करना पसंद करते हैं। तो अभी तुमसे कोई नहीं बात करेगा, अभी तुम्हारी कोई सुनेगा भी नहीं, लेकिन जब एक वक्त के बाद तुम बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच पहुंच जाओगे, ठीक है, तब तुम्हारी लोग सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, आपका अस्तित्व आपके कामों से है, किसी दूसरे के नजरिए से नहीं। इसलिए अपने कामों को जितना अच्छा हो सकता है, जितना बेटर हो सकता है, उतना बेटर बनाओ और काम करते जाओ। लोग क्या आपके बारे में सोच रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ढेर सारी हम लोगों ने बातें कर ली। देखिए, मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक मात्र कोशिका यानी कि मदर सेल से, एक मात्र कोशिका से दो डॉटर सेल, दो संतति कोशिका या दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज लिख लो। दो नहीं, सॉरी, चार, है ना, चार, चार पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। हमने देखा है कि जो मियोसिस डिवीजन होता है, क्या होता है, मियोसिस डिवीजन, वो दो तरीके से कंप्लीट होता है ना। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा, मियोसिस फर्स्ट में हम लोगों ने देखा क्या होता है, यहां पर होता है इंटरफेज, फिर यहां पर होता है साइटोकाइनेसिस, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है कैरियोकाइनेसिस, है ना। कैरियोकाइनेसिस में की 5 जो है 4 सब स्टेज होती हैं। ठीक है, क्या होती है, प्रोफेज, मियोसिस फर्स्ट है प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट की 5, ठीक है, सब स्टेज होती हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। और फिर आया आपका मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेडिंग बना लो, प्रोफेज फर्स्ट, इसी को पढ़ेंगे, इसकी 5 सब अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रोफेज फर्स्ट, है ना। अब देखो, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होती है, 5 सब स्टेज होती हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, है ना, 5 सब स्टेज होती हैं, है ना। डिप्लोटीन, जाइगोटीन, है ना, डाइकाइनेसिस, बताया था ना। तो 5 सब स्टेज होती है, हम लोग अब उसको पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है, यह सबसे लंबी व जटिल प्रवस्था होती है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट जो होता है, यह सबसे लंबी व जटिल प्रवस्था होती है। आज मेरे फीवर का ना तीसरा दिन है ना, तीसरा दिन है। अभी हाल ही में मैं अपने जो है घर चला गया था, और जब मैं घर से वापस आया तो शायद मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा बाइक को चला लिया था। बहुत दिन बाद मैंने इतना ज़्यादा बाइक चलाया, वो भी धूप भी थी थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं वो भी रीज़न हो सकता है। और उसके बाद से मैं अपना काम भी कर रहा था, और उस काम को करते करते यार अचानक से मेरे को फीवर वगैरह सब आ गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट क्या होती है, यह सबसे लंबी होती है प्रवस्था और सबसे जटिल प्रवस्था होती है। इसमें इसको 5 उप अवस्थाओं, सब स्टेज में बांटा गया है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको 5 इसके सब स्टेज के बारे में अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, गुणसूत्रों के व्यवहार के, इसका जो पॉइंट है, इसके पॉइंट को लिख लीजिएगा कि गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर प्रोफेज फर्स्ट को 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है,
5 उपावस्थाओं में पहली प्रवस्था हम लोग देखेंगे, ये क्या है, ये पहली है तो हम लोग ए देखेंगे, ठीक है। ए है जिसको बोलते हैं लिप्टोटीन, ठीक है, क्या बोलते हैं, लिप्टोटीन, ठीक है, लिप्टोटीन, और इसको लिप्टोनेमा भी बोलते हैं, ठीक है। लिप्टोटीन, लिप्टोटीन ग्रीक वर्ड लिप्टॉन से लिया गया है, ठीक है, ग्रीक वर्ड लिप्टॉन से लिया गया है, ठीक है। लिप्टॉन का मतलब क्या होता है, सिलेंडर थ्रेड, क्या होता है, सिलेंडर थ्रेड, सिलेंडर टाइप का जो थ्रेड होता है उसको बोलते हैं लिप्टॉन, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर थ्रेड। अब देखते हैं लिप्टॉन इस अवस्था में होता क्या है। तो देखिए, प्रोफेज फर्स्ट की पहली अवस्था होती है लिप्टॉन। इस अवस्था में, इस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, यहां पर गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अब अगर मैं आपको गुणसूत्रों को बनाकर दिखाऊं यहां पर कि कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, तो मैं एक सबसे पहले एक सेल बनाता हूं, ये, ठीक है, फिर ये इसका हुआ केंद्रक, केंद्रक के ऊपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहां पर है हमारे जैसे सेंट्रियोल्स हैं, क्या है ये, तो ये हैं सेंट्रियोल, ठीक है। ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक में मैंने बोला आपको गुणसूत्र दिखाई देने लगे हैं। ये ऊपर वाले क्या है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखिए, ये देखिए, इस कोशिका में क्या है, गुणसूत्र दिखाई देने लगे। और ये कोशिका है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, अगर हम ये कोशिका मान देखते हैं कि ये ह्यूमन की कोशिका है, तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है ना। 46 में 22 क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो होते हैं ऑटोसोम, ठीक है। और 1 पेयर क्रोमोसोम क्या होता है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, है ना। पेयर में देखें तो 23 पेयर होते हैं, क्रोमोसोम ये देखिए जोड़े में होते हैं, ठीक है। 2 क्रोमैटिड, 2 अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर के क्या बनता है, एक पेयर बनता है क्रोमोसोम का, ठीक है। तो ये है सेंट्रियोल। तो यहां पर क्या हुआ, लिप्टोटीन में क्या हुआ कि इस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और कुछ जातियों में, ठीक है, कुछ जीवों की जातियों में गुणसूत्र मोती के माला की समान दिखाई देते हैं। इसी में कुछ जीवों की जातियों में जो गुणसूत्र होता है वो इस तरह नहीं दिखाई देता, वो इस तरह दिखाई देगा, मोतियों के माला की समान से। ये देखिए, ये क्रोमोसोम है, लेकिन ये क्या है, याद रखिएगा, कुछ जातियों में, ठीक है, कुछ जातियों में गुणसूत्र आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रोमोमियर्स। इसको क्या बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं क्रोमोमियर्स, ठीक है, ये हुआ। अब ये क्या है, ये आपका जो है क्रोमोसोम कोडॉन है, ठीक है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम गुणसूत्र है, क्रोमोसोम। अब आपने एक चीज पढ़ा है ना, जानते हैं ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, होमोलॉगस यानी कि समजात गुणसूत्र, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहां पर देखिए 46 क्रोमोसोम है, इस केंद्रक के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46।
अब इस 46 क्रोमोसोम से जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, क्या होंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, वो आपस में आकर के मिलेंगे, वो भी दूसरी प्रवस्था में, जिसको बोलते हैं जाइगोटीन। देखो जाइगोट बनता है ना, जाइगोट, जाइगोट में क्या होता है? नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। तो इसी तरह जाइगोटीन अवस्था में क्या होती है? समजात गुणसूत्र आपस में मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? इसमें समजात गुणसूत्र आपस में मिलते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं यहां पर आपको बनाकर दिखाऊं तो कैसा रहेगा? देखिए, बड़ा बनाना पड़ेगा, इसको मैं पूरा मिटाता हूं, लिख लीजिए, इसको भी लिखिए। पहली एक चीज अपने नोट्स में इसको लिखिए। इसके बाद जाइगोटीन, मैं आपको जाइगोटीन की सब अवस्था दिखाता हूं। मैंने इसको पूरा अच्छे से मिटा के बड़ा बड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए। बोर्ड भी छोटा है। ये देखिए, ये है इसका केंद्रक। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? ये है बी जाइगोटीन। इस अवस्था में मैंने क्या बोला कि समजात गुणसूत्र आपस में आकर के मिलते हैं। जैसे मैंने देखा ये गुणसूत्र है मेरे पास, ठीक है। अब जैसे ये एक्स गुणसूत्र है, एक्स, तो एक्स गुणसूत्र यदि एक्स एक्स बनेगा तो ये क्या होगा? ये फीमेल होगा, है ना। अगर एक्स वाई बनेगा तो ये क्या होगा? ये मेल होगा। तो हम देखते हैं कि यक्स गुणसूत्र है। अब यहां पर एक गुणसूत्र है वाई वाला, ये वाला क्या है? वाई वाला। तो ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम हुए, समजात गुणसूत्र। तो ये वाला गुणसूत्र इससे जाकर के मिला। जब इससे मिला तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बना, ये बनाया, ये देखो, ये बना लिया। ठीक है, तो जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है? इसी तरह गुणसूत्र जाकर के आपस में मिलते हैं। ये देखिए, इसको कलर से बनाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर यदि मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये कैसा दिख रहा है, देखिएगा। ये हो गया। अब जब ये क्रोमोसोम जुड़ा इसके साथ, ये देखिए, ये भाग इतना इसके साथ जुड़ा। ठीक है, ऐसे करके ये ऐसा स्ट्रक्चर बना। ठीक है, ये क्या है? ये आपके हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम। ठीक है, क्या है ये है होमोलॉगस क्रोमोजोम। ठीक है, अब जब ये गुणसूत्र आपस में जुड़ा, ये जब जैसे गुणसूत्र आपस में जुड़ा तो यहां पर एक प्रोटीन की लेयर चढ़ी होगी, तभी तो इससे जुड़ेगा, है ना। यहाँ पर एक बल लगता है जिसको बोलते हैं सिनेप्स फोर्स, है ना। यहाँ पर देखिए, इस जगह पर ये यहाँ पर क्या होती है? एक प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ये? तो ये है आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गुणसूत्रों का जुड़ना आपस में ये कहलाता है संयुग्मन। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिनेप्स, सिनेप्स लिखा है, सिनेप्स। ठीक है, तो ये आपका कहलाया सिनेप्स, यानी कि संयुग्मन। गुणसूत्रों का जुड़ना आपस में क्या कहलाया? संयुग्मन। ठीक है,
अब इस अवस्था में क्या हो गया, गुणसूत्र और अधिक छोटे व मोटे हो गए। ठीक है, जाइगोटीन अवस्था में क्या हुआ, गुणसूत्र और छोटे हुए और मोटे हो गए और आपस में जुड़ करके क्या बना लिए, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लिए। ठीक है, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है उसको बाईवैलेंट, ये कैसा गुणसूत्र होगा, ये हो गया बाईवैलेंट। ठीक है, बाई मतलब दो, दो वैलेंट मिल गए। ठीक है, कैसा हुआ, बाईवैलेंट। बाईवैलेंट यानी कि इसमें कितने गुणसूत्र, इसमें 4 अर्ध गुणसूत्रण। ठीक है, 4 अर्ध गुणसूत्रण से ये मिल गया। क्या हो गया, 4 अर्ध गुणसूत्रण से ये मिल गया। ये हुआ आपका जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद आता है आपका पैकिटीन। देखो पैकिटीन में क्या होता है, यहां पर मैंने अभी आपको वो दिखाया था ना, सेंट्रियोल्स। ये क्या है, तो ये हैं सेंट्रियोल्स। तो पता है क्या होता है, पैकिटीन अवस्था में सबसे पहले लिख लेना कि सेंट्रियोल्स आपस में दूरी बना लेते हैं। पैकिटीन में क्या होता है, सेंट्रियोल के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। सेंट्रियोल के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे। सेंट्रियोल के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। ठीक है, इस अवस्था में जो गुणसूत्र होता है वो एक ट्राईवैलेंट, सॉरी टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट यानी कि टेट्रॉड का निर्माण करता है। टेट्रॉड का, कैसे टेट्रॉड का निर्माण कर, इसमें जुड़ रहा था ना आपस में, किसके द्वारा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा, सिनेप्सिस बल लग रहा था। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक फोर्स। ये एक फोर्स भी लग रहा है, यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, सिनेप्टिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक बल। अब वहां पर पैकिटीन अवस्था में क्या हुआ, ट्राईवैलेंट यानी कि टेट्रॉड बना लिया। इसमें सजातीय गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड और अधिक कुंडलित हो जाते हैं। ये कैसे को क्रोमोसोम है, ये सजातीय गुणसूत्र है। क्या है, सजातीय गुणसूत्र। तो पैकिटीन अवस्था में क्या होता है दोस्तों, इस पॉइंट को लिख लीजिए, अभी से लिखिए इसको। पैकिटीन अवस्था में कि इसमें प्रत्येक सजातीय गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड और अधिक कुंडलित हो जाते हैं। मेनली इसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन जो होता है ना, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन की क्रिया। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है, जीन विनिमय। अब देखो एक चीज समझना, ये जो ब्लैक वाला है, क्या है, ब्लैक वाला, ये दोनों ब्लैक वाले क्या है, ये है सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों जो ब्लू वाले हैं, ये भी क्या है, ये भी हैं सिस्टर क्रोमैटिड। तो इसमें देखो एक ब्लैक वाला पूरा खाली है, ये क्रोमैटिड देखो पूरा खाली है, ये ब्लू वाला क्रोमैटिड पूरा खाली है। लेकिन इसके जो एक ब्लैक वाला एक ब्लू वाला, ये दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़े हुए हैं। क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये आपस में जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है इसका जीन ब्लू वाले का ब्लैक में चला जाएगा और ब्लैक वाले का जीन ब्लू वाले में चला जाएगा। यहां पर क्रिया किसकी हो जाएगी, तो यहीं पर क्रिया हो जाएगी क्रॉसिंग ओवर की। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किसमें होती है, पैकिटीन अवस्था में होती है। ठीक है, अब जो ये बाहर वाले जो क्रोमोसोम बचते हैं, ये क्रोमोसोम एक, ये मैंने सिस्टर क्रोमैटिड बताया, ये दोनों ब्लैक वालों को, ठीक है, और ये दोनों ब्लू वाले सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये जो बाहर वाला ब्लैक वाले और ब्लू वाले क्रोमैटिड, इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, इन दोनों गुणसूत्र को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, इसको बोलते हैं अनुरूपी अर्धसूत्रण। ठीक है, अब यहां पर जब रिकॉम्बिनेशन की क्रिया होगी तो जाहिर सी बात है यहां एक एंजाइम की आवश्यकता होती है और उस एंजाइम को बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। किसकी अवस्था होती है, रिकॉम्बिनेज
एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखो पैकेटीन अवस्था में ये केंद्रक बना, सेंट्रियोल के बीच की दूरी बढ़ गई, सेंट्रियोल ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये यहाँ पहुँच गया अपना, स्पिंडल फाइबर निकालेगा। अब इसमें क्या हुआ, इस अवस्था में हुआ क्रॉसिंग ओवर की क्रिया। क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय, इस ब्लू वाले गुणसूत्र का जीन उसमें चला गया और ब्लैक वाले का जीन इसमें आ गया। ठीक है, अब जब जीन विनिमय की क्रिया हुई तो गुणसूत्र कैसा हुआ, ये ब्लैक वाला देखो ये ब्लू बन गया, कैसा हो गया, ये ब्लू बन गया, और ये ब्लू वाला कैसा हो गया, तो ब्लू वाला बन गया ब्लैक। ठीक है, ये ब्लू वाला कैसा हुआ, ब्लैक वाला कैसा हुआ, ब्लू बन गया, थोड़ा सा गुणसूत्र इसके मिल गए, और ब्लू वाले में ये देखो ब्लैक। अब जब यहाँ पे गुणसूत्र बना तो देखो गुणसूत्र ऐसा कुछ बनेगा, ये है ब्लैक वाला और ये है अपना ब्लू वाला। ठीक है, ये देखो क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगर बना लीजिए। अभी ये आपस में जुड़े ही हैं, ठीक है, अलग नहीं हुए हैं, याद रखियो पैकेटीन में जुड़े ही हैं। ये देखो, तो इस तरह की अवस्था आ जाती है किस में, पैकीटीन में। ठीक है, टेट्रॉड बना होता है पैकीटीन में, ये अवस्था आपकी आ जाती है। ठीक है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। ठीक है, पैकीटीन से क्रॉसिंग ओवर होती है, अपना जो है लास्ट तक ऐसी स्टेज आ जाती है। ठीक है, ये हुआ आपका पैकीटीन। पैकीटीन के बाद आता है डिप्लोटीन, मिटा दे इसको। चलिए, डिप्लोटीन में क्या होता है, देखो पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। ठीक है, इसको बनाओ जल्दी से। पैकीटीन के बाद जो दूसरी अवस्था आती है उसको बोलते हैं डिप्लोटीन। डी नंबर। ठीक है, डिप्लोटीन में क्या होता है, जो सिनेप्टिक फोर्स लगता है ना, सिनेप्टिक फोर्स, अब वो सिनेप्टिक फोर्स जो है कम होने लगता है, कम होगा। जब सिनेप्टिक फोर्स कम होगा तो अर्ध गुणसूत्रण अलग अलग होंगे, गुणसूत्र जो सजातीय गुणसूत्र हैं वो अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब जैसे देखो सिनेप्टिक फोर्स लगा, ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है। ठीक है, देखो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो ही गई, जब सिनेप्टिक फोर्स लगा तो ये दोनों के बीच की दूरी अब बढ़ने लगेगी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आपका और नीचे आ जाएगा, है ना। लेकिन इसमें जीन तो आ ही गया है ना ब्लैक वाले का, बस इसीलिए होता है आप अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर मियोसिस डिवीजन की क्रिया होती है। ठीक है, जो गुणसूत्र दोनों के आपस में मिल गए तो आप नए बन गए, है ना, बताइए। ठीक है, तो डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में जब मैं वो अभी पुरानी अवस्था में आपको बना के दिखाया था, ये कोशिका, ये वो, ठीक है, अभी ब्लू से बनाता हूं। सिर्फ दो ही यहाँ पे बनाऊंगा, कोई दो गुणसूत्र नहीं रहते हैं, याद रखना। इसमें गुणसूत्र कितने रहते हैं एक कोशिका में, 46 क्रोमोसोम रहते हैं मनुष्य के अंदर। ठीक है, तो इसमें बहुत ढेर सारे गुणसूत्र हो सकते हैं 46 में। अब देखिए, जब यहाँ पर वहां पे मैंने आपको दिखाया ना कि ये आपस में मिल रहे थे। ठीक है, अब ये जहां पर ये यक्ष जैसी संरचना बनती है, कैसी जैसी, यक्ष जैसा यहाँ पर एक शेप बनता है, और इसी शेप को बोलते हैं कोएज मेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोएज मेटा। ठीक है,
इसी एक्स जैसी संरचना को बोलते हैं केज मेटा। ठीक है, ये विनिमय बिंदु होता है, क्रॉसिंग ओवर का ये जो है बिंदु होता है, जीन विनिमय विनिमय बिंदु होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, यहीं पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वेज मेटा, क्वेज मेटा होता है। ठीक है, तो क्वेज मेटा हो गया, विनिमय बिंदु हो गया। इसमें क्या होता है, इस अवस्था के लास्ट में, ठीक है, यानी कि डिप्लोटीन के लास्ट सब अवस्था में, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइकाइनेसिस, उसमें क्या होता है, क्वेज मेटा का अंत होने हो जाता है। ठीक है, ये क्वेज मेटा समाप्त होता है, फिर दोनों गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाली, ठीक है, लिप्टोटीन में बताया, सॉरी पैकीटीन में बताया, पैकीटीन में ऐसे गुणसूत्र जुड़ जाते हैं। वहां पर मैंने जैसे आपको इमेज ऐसे बना दिया था ना, ऐसे नहीं बनाना है, वहां पर ये वाला इमेज बना लेना है, जोड़ देना है। ठीक है, और इस संरचना को बोलते हैं क्वेज मेटा, यहां पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो जाती है, विनिमय बिंदु बोलते हैं इसको। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है आपकी समाप्त हो जाती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व न्यूक्लियोलस क्या हो जाती हैं, आपकी समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि केंद्रक कला और केंद्रिका समाप्त हो जाती है, किसमें, डिप्लोटीन में। अब डिप्लोटीन के बाद आता है आपका डायकाइनेसिस। क्या आता है, डायकाइनेसिस, ई नंबर। ठीक है, डायकाइनेसिस में क्या होता है, इसमें जो बाई वैलेंट होता है, इसको हमने क्या बोला, किस नाम से जानते हैं इसको हम जानते हैं बाई वैलेंट के नाम से। ठीक है, तो जो बाई वैलेंट होते हैं, बाई वैलेंट सिकुड़ कर अधिक मोटे हो जाते हैं। बाई वैलेंट यानी कि दो अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं वो सिकुड़ कर अधिक मोटे हो जाते हैं। लिख लीजिए, इसमें क्रोमोसोम केंद्र की परिधि पर पहुंच जाते हैं। जो क्रोमोसोम यहां वहां टहल रहे होते हैं वो केंद्र की परिधि पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये पहुंच गया आपका सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये देखिए, अब ये इनसे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दूरी बना रहे हैं। लेकिन क्रॉसिंग ओवर तो हो ही गया है ना इनके बीच में, है ना, ये देखिए, है ना, क्रॉसिंग ओवर तो हो ही गया है। अब यहाँ पर क्या निकलेंगे, यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। ठीक है, क्या है ये है आपकी सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। तो ये हुआ आपका डाइकाइनेसिस का पार्ट। ठीक है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो क्वेज मेटा होता है, ठीक है, क्या होता है, जो क्वेज मेटा होता है इसका उपांति भवन होता है। ठीक है, याद रखना, क्वेज मेटा का टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, यानी कि क्वेज मेटा का उपांति भवन इसमें हो जाता है, क्वेज मेटा का उपांति भवन। ठीक है, यानी कि क्वेज मेटा यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, जो यहाँ पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, जिसको बोलते हैं ना सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो पूरी तरह से जो है मतलब हट जाता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डिसोसिएट्स हो जाता है। ठीक है, डिसोसिएट्स हो जाता है। ठीक है, जब जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हटा तो देखो गुणसूत्र के बीच की दूरी ऑटोमेटिक क्या हुई, बढ़ने लगी। तो ये हुआ डायाकाइनेसिस में ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये क्या है, डायाकाइनेसिस, एंड ऑफ
प्रोफेज फर्स्ट। डाइकाइनेसिस प्रोफेज फर्स्ट की सबसे अंतिम अवस्था होती है। इसमें गुणसूत्रों का क्या हुआ, जीन विनिमय की क्रिया हो गई। ठीक है, हमने बताया था ना, ये यक्स गुणसूत्र है, ये वाई है, ये यक्स है, ये वाई है, ये यक्स है, ये वाई है, ये यक्स है, ये वाई है ना, ऐसे बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पर और भी गुणसूत्र हो सकते हैं, ये मत समझना कि यहाँ पर 4 ही गुणसूत्र केवल रहेंगे। भाई एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट की ये इंटरफेज थी, प्रोफेज फर्स्ट के बाद आती है आपकी मेटाफेज फर्स्ट। तो इसको मिटा दें, अब देखते हैं हम लोग मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है। गुणसूत्र देखो प्रोफेज फर्स्ट में कैसे दिखने लगे, इस प्रकार से दिखने लगे। जो सेंट्रियोल जो है वो पहुंचने लगा अपने अड्डे पर, है ना। मध्य अवस्था फर्स्ट, ये आपने बनाया। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां पर गुणसूत्र आने लगे। जैसे देखो, ये देखिए, है ना। अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की भी क्रिया हो गई थी। ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट ये क्या है आपकी, ये है सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये होता है यहाँ पर सेंट्रोमियर्स। ये यहाँ पर जो एक ये प्लेट बना रही है, इस प्लेट को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, मध्य अवस्था पट्टिका बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्पिंडल का निर्माण पूरा हो जाता है। ठीक है, मध्यावस्था पट्टिका, स्पिंडल का निर्माण हो, ये कहाँ पर जुड़ा, ये जुड़ा आपका सेंट्रोमियर पर। सेंट्रोमियर पर एक भाग होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर के कहाँ पर वो जुड़ा जा करके, तो वो जुड़ा आपका काइनेटोकोर पर। कहाँ पर, काइनेटोकोर पर जुड़ा क्या, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो काइनेटोकोर पर क्या जुड़ा, आपका जुड़ गया ये जो फाइबर यहां से निकला। ठीक है, जिसको बोले स्पिंडल फाइबर, ये फाइबर काइनेटोकोर से आकर के जुड़ गया। अब माइटोसिस डिवीजन में क्या हो रहा था, ये फाइबर खींच लेता था। ठीक है, देखो माइटोसिस डिवीजन में क्या होता था, ये जो मेटाफेजिक फाइबर है, ये जैसे ऊपर वाला है अप वाला, ये डाउन वाला, तो अप वाला एक जो है फाइव एक क्रोमेटिड को खींच लेता था, अब जो है डाउन वाला एक क्रोमेटिड को। तो जब माइटोसिस डिवीजन की बात कर रहा हूं, तो उसमें देखो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता था ना, ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर बनता था माइटोसिस डिवीजन में। लेकिन यहां पर क्या ध्यान ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर, इसको मिटा दो, देखो इसको लिख लो, यहां पर क्या होता है कि ये तो जुड़ गया मेटाफेज फर्स्ट फर्स्ट में। ठीक है, अब आती है एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, मेटाफेज के बाद क्या आती है, वो आता है एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि यही फाइबर पूरे अपने जो है सेंट्रियोल्स होता है, वो खींच लेता है, इनको घसीट लेता है अपनी तरफ। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है सजातीय गुणसूत्र, सजातीय गुणसूत्र ध्रुवों की ओर
पहुंच जाते हैं। ठीक है, सजातीय गुणसूत्र याद रखना। ठीक है, बिना अलग हुए गुणसूत्र के दो क्रोमैटिड। ठीक है, गुणसूत्र उसके दो क्रोमैटिड हैं, एक क्रोमैटिड दो क्रोमैटिड। ठीक है, इसके नीचे जो सजातीय गुणसूत्र इसका था, ये था, ये था। ठीक है, बिना अलग हुए गुणसूत्रों के दोनों क्रोमैटिड क्या होते हैं, एक साथ ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। क्या होता है भैया, एक साथ ध्रुवों पर पहुंच जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एक साथ ध्रुवों पर क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इनको पहुंचा दीजिए फिर एक साथ ध्रुवों पर। ये ब्लैक वाला है स्पिंडल फाइबर, खींचा, पूरे ब्लैक वाले क्रोमोसोम पहुंच गए ऊपर। ठीक है, देखो ये देखो, यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर दो ही बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए। ठीक है, देखिए गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्रण। ठीक है, ये क्या है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हुए, मूविंग अपार्ट। ठीक है, पूरा पार्ट क्या हुआ, मूव कर गया। ठीक है, यहां पर देखो चार दिख रहे हैं हमको। ठीक है ना, यानी कि दोनों क्रोमैटिड आकर के मिल गए। ठीक है, क्रोमैटिड आर रिमेन अटैच्ड। ठीक है, क्या है, क्रोमैटिड आर रिमेन अटैच्ड, वो आपस में आकर के सभी क्रोमैटिड आपस में जुड़े हुए हैं, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, जैसे हमें पता ये क्या है, ये है आपकी सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया इसमें हो गई है, क्रॉसिंग ओवर, और ये भी है आपकी सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड आपस में, पूरे क्रोमैटिड आपस में चले गए। जब पूरे क्रोमैटिड आपस में चले गए, देखो अगर एक गुणसूत्र जाता तो क्या होते, क्रोमोसोम की नंबर आधा हो जाता। इसमें क्या है, इसमें 46 है, इसमें भी 46 है। ठीक है, अगर इसमें से एक जाता, माइटोसिस डिवीजन में क्या हो रहा था, एक अर्धसूत्रण जा रहा था। जब एक जा रहा था तो गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती थी, 23 हो जाती थी, अगुणित हो जाती थी कोशिका। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इस अवस्था में, तो इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या पूरी चली जाती है। क्या होती है, पूरी चली जाती है गुणसूत्रों की संख्या। फोर्टी सिक्स, सॉरी देखिए, हाँ हाँ, अरे गलती हो गई यहाँ पर एक। देखिए ये एक्स क्रोमोसोम हमने माना था, इसको समझना, ये वाई क्रोमोसोम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम मतलब 23 गुणसूत्र। ठीक है, और वाई क्रोमोसोम मतलब 23 गुणसूत्र। गलती हो गई, बस छोटी सी गलती थी। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम मतलब 23 गुणसूत्र, वाई क्रोमोसोम मतलब 23 गुणसूत्र। दोनों आपस में मिलेंगे कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम। इसलिए ये दोनों अलग अलग दिशा में गति कर गए। जब ये अलग दिशा में गए तो ये ऊपर वाला क्या है, ये 23 क्रोमोसोम इसके पास है और 23 क्रोमोसोम इसके पास है, यानी कि हैप्लॉइड ये है और हैप्लॉइड ये भी है। तो जो मियोसिस डिवीजन फर्स्ट से जो सेल का निर्माण होता है, कैसी सेल होती है, वो हैप्लॉइड सेल होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड सेल। मेटाफेज के बाद एनाफेज आया। ठीक है, एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में फाइनली क्या होता है, यहां पर ये देखिए ऐसा कोशिका शेप लेने लगती है। ठीक है, और दो सिस्टर क्रोमैटिड का, सॉरी, दो डॉटर सेल का निर्माण कर लेती है। इसको लिखिए, फिर लिखाता हूं आपको टीलोफेज का।
टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पूरी तरह समाप्त हो जाती है, केंद्रक द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टार्ट साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। जब स्टार्ट साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है तो क्या होता है, ये देखो, साइटोकाइनेसिस होता है, केंद्रक द्रव्य विभाजन होता है, दो सेल आपकी बन जाती हैं। यहां पर आपने गुणसूत्रों को देखा, यहाँ पे जैसे ये आया गुणसूत्र, ठीक है, ये 23 क्रोमोसोम है, ये 23 क्रोमोसोम है, यानी कि ये जो आपकी यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस की क्रिया हुई और यहाँ पर आपकी डॉटर सेल बनी, और डॉटर सेल कैसी हैं, तो वो हैं हैप्लॉइड। क्या होती हैं डॉटर सेल, तो वो होती हैं हैप्लॉइड। अब इन्हीं डॉटर सेल में फिर से स्टार्ट होता है क्या, मियोसिस डिवीजन सेकेंड, ठीक है। अब स्टार्ट होने से पहले कुछ टाइम बचता है, ठीक है, उस टाइम को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। यानी कि प्रोफेज फर्स्ट के अंत में, ठीक है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच के समय अंतराल में, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के खत्म होने के बाद और मियोसिस सेकेंड के शुरू होने से पहले का जो समय होता है वो इंटरकाइनेसिस होता है। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, वो विभिन्न जीवों में इसकी अलग अलग होती है। तो इंटरकाइनेसिस हो गया, ठीक है। इंटरकाइनेसिस के बाद सेल फिर कहाँ पहुंच गई, फिर सेल, ये दोनों सेल पहुंचेंगे किस में, मियोसिस डिवीजन में। किस डिवीजन में, मियोसिस डिवीजन में। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मियोसिस डिवीजन सेकेंड। मियोसिस डिवीजन फर्स्ट खत्म हुआ है, ठीक है, अब है मियोसिस डिवीजन सेकेंड, जिसको बोलते हैं आपका अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, ठीक है। इसको सम विभाजन भी समरूप विभाजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको समरूप विभाजन भी बोलते हैं, इसको होमोटाइपिक डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। क्या, होमोटाइपिक डिवीजन, हेडिंग बनाना है ये, होमोटाइपिक डिवीजन यानी कि समरूप विभाजन। ये डिवीजन बिल्कुल माइटोसिस डिवीजन की तरह होता है। कैसा, माइटोसिस डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन की तरह ये एकदम से होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस जो है क्लास को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हेडिंग बड़े बना लेते हैं यहाँ पर, चलो हेडिंग तो आप लोग बना ही लेंगे अच्छे से। तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि बताइए बाईवैलेंट का निर्माण प्रोफेज फर्स्ट की किस सब स्टेज में होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए बाईवैलेंट जो होते हैं वो उनके अंदर जो सिनेप्टिक फोर्स लगता है वो कब समाप्त होता है, कब दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। दो क्वेश्चन है, आपसे बताइए। और मियोसिस डिवीजन सेकंड यानी कि होमोटाइपिक डिवीजन, समरूप विभाजन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा तबीयत का भी इशू है, सर भी दर्द कर रहा है ना, तो उसके लिए आप सभी से मैं क्षमा मांगता हूं कि भाई अगर कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद दोस्तों।